आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 91। आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि सफ़ेद बिल्ली येशियुन की बाहों में है। ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा था, और यहाँ तक कि उसने अपना सिर येशियुन की तरफ टिका रखा था। रगड़ना। आदित्य वर्मा क्रोधित हो गए। सन की बिल्ली। आदित्य वर्मा को संदेह था कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। अरे यार, मैंने तो उस जगह का आनंद भी नहीं लिया। ओह, हिलना मत। येशियुन ने सफ़ेद बिल्ली के बालों को सहलाया और सफ़ेद बिल्ली को भी बहुत मज़ा आया। वह समय समय पर येशियुन की बाहों में झुकती और झुकती रही, जिससे येशियुन कांपती रही और खिलखिलाती रही। शियुन, पिछली बात तो सचमुच एक गलतफहमी थी। तुम्हारे कमरे को इस आदमी ने सचमुच बिगाड़ दिया था, और यह वही आदमी था जिसने ये सब किया था। आदित्य वर्मा अपनी बात समझाने से खुद को रोक नहीं पाए। बात करना बंद करें। हालांकि येशियुन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह सीधे सफ़ेद बिल्ली को अपनी बाहों में लेकर कमरे में चली गई। एक निजी अस्पताल में एक गंजा आदमी वार्ड में बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर के पास एक मजबूत कदकाठी का आदमी खड़ा था, जिसने काले रंग का सूट और वर्दी पहन रखी थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसके चारों ओर एक भयंकर आभा थी। भाई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं सारी जिंदगी बिस्तर पर नहीं पड़ा रहना चाहता। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सूट पहने आदमी को देखकर राजू भाई अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और सूट पहने आदमी से बोले। सामने सूट पहने आदमी राजू भाई को देख रहा था। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध था। कौन है? किसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? सूट पहने यह आदमी आश्चर्यजनक रूप से राजू भाई का सबसे बड़ा भाई रघु है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। बड़े भाई होने के नाते रघु ने बचपन से ही अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई और रिश्तेदार नहीं है, बस यही मेरा छोटा भाई है। तभी रघु ने देखा कि उसके भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि वह लगभग अपंग हो गया है और खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। रघु के चेहरे पर बेहद उदासी छा गई। भाई, यह आदित्य वर्मा नाम का लड़का है। तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। राजू भाई ने रघु से फिर कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह आदमी मर जाएगा। रघु ने गहरी आवाज में, अपनी आवाज में एक मजबूत कत्ल का इरादा लिए हुए कहा। जो कोई अपने भाई को अपंग करेगा वह जरूर मरेगा, और उसके हाथों ने सचमुच खून देखा है। भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। वह आदमी भी योद्धा लगता है। लेकिन इसी समय राजू भाई को अचानक याद आया और उन्होंने रघु से फिर कहा, क्या वह भी योद्धा है? राजू भाई की बात सुनकर रघु की आंखें अचानक नम हो गईं। दूसरा पक्ष तो सचमुच योद्धा था। खैर, वह एक योद्धा होना चाहिए, अन्यथा एक पल में मेरे 10 से अधिक लोगों को आसानी से हराना बिल्कुल असंभव है। राजू भाई ने बड़े निश्चय से कहा। रघु का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया और उसने फिर पूछा, क्या हो रहा है? तुमने योद्धा को कैसे उकसाया? राजू भाई का चेहरा फिर से थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कमजोर स्वर में बताया कि क्या हुआ था। उस समय मैं और मेरे आदमी वहां शराब पी रहे थे, और मेरे एक आदमी ने कहा कि उसने 2 खूबसूरत औरतें देखीं। फिर हम वहां गए। क्या हमें बहुत दिनों से ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं मिली थीं? और वे दोनों औरतें काफ़ी अमीर लग रही थीं। उनमें से एक औरत EACCOX ग्रुप की CEO लग रही थी, और संयोग से दोनों औरतें फिर से थोड़ी नशे में थीं। फिर मैं कुछ पैसे कमाना चाहता था और साथ ही मौज मस्ती भी करना चाहता था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि जब हम इन दोनों महिलाओं को ले जाने वाले थे तो वह आदमी आ गया। और फिर राजू भाई की बातें सुनकर रघु का चेहरा और भी उदास हो गया। आखिरकार उसे समझ आ गया। पता चला कि उसके छोटे भाई ने ही परिवार को भड़काया था और 2 औरतों से प्यार कर बैठा था। फिर उसने भीड़ का फायदा उठाकर उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया, जो शायद उसकी दोस्त ही होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पक्ष वाकई योद्धा है। उसने अकेले ही 10 से ज्यादा योद्धाओं को ढेर कर दिया और राजू भाई को भी हरा दिया। ओह, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूँ। रघु ने आह भरकर फिर कहा, भैया, हालांकि ये सच है कि हमने पहले दूसरे पक्ष को उकसाया, लेकिन बाद में मैंने अपने
बड़े भाई के योद्धा होने के बारे में सारी बातें बताईं और इस आदमी ने मुझे सचमुच बहुत मारा। साफ है कि वो तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, बड़े भाई। लो, राजू भाई ने फिर कहा, भाई, तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत करो, ये बदला, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा, रघु ने फिर गहरी आवाज में कहा। और आपको अपनी चोटों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जिंगहुआ में जो परिवार की मदद कर रहा हूँ, इसलिए इसका इससे कुछ लेना देना है। जहाँ तक मुझे पता है, जो परिवार के पास एक अजीब आध्यात्मिक तरल है जो टूटी हड्डियों के बाद लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है, टूटी हुई नस का नवीनीकरण। जब तक आपको इस तरह का आध्यात्मिक तरल मिलता है, तब तक आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में कोई समस्या नहीं है और आपके लिए मेरे जैसा योद्धा बनना संभव है। रघु ने बीजिंग के एक बड़े परिवार जो के लिए कई वर्षों तक काम किया है और वह कुछ ऐसी बातें भी जानता है जो आम लोग नहीं जानते। सचमुच भाई, ये तो बढ़िया है। रघु की बातें सुनकर राजू भाई अचानक उत्साहित हो गए। रघु ने सिर हिलाया और फिर सीधे कहा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं पहले जा रहा हूँ। इस बार जब मैं मुंबई आऊँगा तो मुझे ज़रूरी काम करने हैं। वैसे दूसरे भाई, क्या तुम्हारे अकाउंट में अभी भी काफ़ी पैसे हैं? इस बार वह मुंबई आए, लेकिन उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, और हालांकि उन्होंने बड़े परिवार के लिए काम किया और बहुत पैसा कमाया, लेकिन यह उनके अपने लिए पर्याप्त नहीं था। रघु की बात सुनकर राजू भाई फिर से दंग रह गए। धन? भाई, क्या आपको और $10,000 चाहिए? राजू भाई ने कमजोरी से कहा। केवल $10,000? भूल जाओ, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, रघु ने हल्के से कहा और फिर सीधा चला गया। ये थोड़ा सा पैसा दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। शरीर को तरोताजा करने वाले आध्यात्मिक द्रव को खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि शरीर को तरोताजा करने वाले आध्यात्मिक द्रव्य की एक छोटी बोतल भी करोड़ों या करोड़ों में मूल्यवान होती है। ओह, मुझे सिर दर्द है, रघु ने आह भरी और बुदबुदाया। रघु की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे राजू भाई की बात याद आ गई। वो दोनों औरतें तो बहुत अमीर लग रही थीं। समझ गया, रघु ने पैसे कमाने का एक तरीका सोचा। अगले ही पल रघु ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कॉल किया। नमस्ते। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। भाई, क्या आप 2 लोगों की जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रघु ने तुरंत कहा। कौन? दूसरे पक्ष ने फिर हल्के से कहा। वहाँ एक महिला है, वही ASECOX ग्रुप की CEO लगती है, उसका नाम किन है, और वहाँ एक आदमी है जिसका नाम आदित्य वर्मा है, जो इस महिला से संबंधित होना चाहिए। रघु को याद आया कि राजू भाई ने यह बात पहले भी कही थी। जल्द ही रघु के मोबाइल पर नेहा कपूर और आदित्य वर्मा के बारे में कुछ जानकारी मिली। ईजकोक्स ग्रुप की अध्यक्ष नेहा कपूर की संपत्ति करोड़ों में है। यहां समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक, उनकी कुल संपत्ति अज्ञात है। उनके पास मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला और एक लैम्बोर्गिनी पॉइजन है। ये जानकारी देखकर रघु के चेहरे पर फिर से आश्चर्य छा गया। लानत है, हो गया, रघु ने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक और भयंकर भाव था। रघु को धन की बहुत आवश्यकता है और केवल बहुत सारा धन ही उसे एक सहज, या यहाँ तक कि एक सच्चा साधु बनने के एक कदम करीब ला सकता है। रघु पिछले कुछ सालों से बीजिंग के एक बड़े परिवार जो के लिए काम कर रहा है। उसने एक छोटे से रक्षक के रूप में शुरुआत की और एक अनुभवी योद्धा बन गया। उसने जो परिवार का विश्वास जीत लिया है, जो उसने अपनी जान देकर कमाया है। पिछले कुछ वर्षों में रघु को ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जिनका सामना उसे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। अर्जित योद्धा ही काफ़ी नहीं है, केवल जन्मजात योद्धा ही शक्तिशाली माने जा सकते हैं। अगर आप एक सच्चे साधु बन सकते हैं तो आप सचमुच एक गुरु बन जाएंगे। आप जो चाहें पहले पा सकते हैं। रघु, जिसने बचपन से ही अपने भाई के साथ बहुत कष्ट सहे थे, साधु बनने के लिए अत्यंत दृढ़ था। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह रास्ता कठिन था। इस लक्ष्य के लिए चाहे वह कुछ भी करे, उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। फिलहाल पैसे और शरीर को तरोताजा करने वाले आध्यात्मिक द्रव्य को पाने के लिए रघु ने आदित्य वर्मा और नेहा कपूर पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। रघु को अपने संपर्कों के माध्यम से आदित्य वर्मा और नेहा कपूर के बारे में जानकारी मिली थी। रघु को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने उसके छोटे भाई को अपंग बना दिया,
वह वास्तव में यहाओ समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था और उसके पास मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला और करोड़ों रुपये की सुपरकार भी थी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, आदित्य वर्मा नाम का ये लड़का बहुत अमीर है। रघु अचानक चौंक गया। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि यहाओ ग्रुप दुनिया का एक बहुत बड़ा नामी समूह है। दुनिया भर में इसके अनगिनत उद्योग और होटल हैं। इसकी संपत्ति बहुत मजबूत है। यह आदित्य वर्मा असल में यहाओ ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। उसके पास कितना पैसा है? 10 अरब, सैकड़ों अरब या उससे भी ज्यादा। तुम मुसीबत में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे भाई। रघु फिर बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज में तीखापन था। अगले कुछ दिनों में आदित्य वर्मा सामान्य रूप से कक्षा में गया। आखिरकार वह अभी भी एक छात्र था, बस एक नया छात्र। इस दिन आदित्य वर्मा की कक्षा समाप्त हुई ही थी कि फोन की घंटी बजी। आदित्य वर्मा ने फोन उठाया तो देखा कि वो नेहा कपूर के पिता राघव शर्मा का नंबर था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नेहा कपूर के घर पर एक दूसरे के फोन नंबर भी छोड़े थे। आदित्य वर्मा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। नेहा कपूर के पापा ने उन्हें क्यों बुलाया? क्या आप यहाँ विवाह का आग्रह करने आए हैं? आदित्य वर्मा ने सीधे फोन का जवाब दिया। अरे अंकल कपूर। आदित्य वर्मा, तुम कहाँ हो? फोन पर राघव शर्मा ने आदित्य वर्मा से पूछा। अंकल कपूर, क्या बात है? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। ये सही है आदित्य वर्मा, मैंने पहले ही शहर के उत्तर में जमीन के बारे में हेंगताई समूह के लोगों से बात कर ली है। राघव शर्मा ने सीधे मुद्दे पर बात कही। राघव शर्मा की बातें सुनकर आदित्य वर्मा पुनः चौंकने से खुद को नहीं रोक सके। जल्द ही राघव शर्मा ने मामला समझाया। पता चला कि उस दिन के बाद राघव शर्मा ने हेंगताई समूह के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क किया और फिर एक नियुक्ति की। आज उनका एक और साक्षात्कार हुआ क्योंकि हेंगताई समूह धन निकालने के लिए उत्सुक था और शहर के उत्तर में जमीन को लेकर बहुत आशावादी नहीं था। यह एक रणनीतिक निर्णय था। हार मान ली। राघव शर्मा के साथ कुछ बातचीत के बाद कीमत को बहुत कम स्तर पर ला दिया गया है। 1.2 अरब, केवल 1.2 अरब। मूलतः अनुमानित 1.5 बिलियन वास्तव में 300 मिलियन कम था। हालांकि उन्होंने 1.2 अरब की बात की, राघव शर्मा फिर से हिचकिचाए। कीमत उनकी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हालांकि दूसरा पक्ष इसे बेचने के लिए उत्सुक था, लेकिन इससे ये भी पता चला कि दूसरा पक्ष जमीन के प्रति कितना प्रतिकूल था। आदित्य वर्मा, हालांकि कीमत बहुत कम हो गई है, फिर भी मुझे लगता है कि जल्दबाजी में न आना ही बेहतर है। अगर आप जमीन का ये टुकड़ा लेंगे तो यह आपके हाथों में सड़ जाएगा। राघव शर्मा ने आदित्य वर्मा को फिर याद दिलाया। हाँ, 1.2 बिलियन। वाह अंकल कपूर, इसकी चिंता मत करो, चलो इसे ले लेते हैं। हालांकि आदित्य वर्मा हंस पड़े। अब उनके लिए 1.2 अरब कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने पहले भी सान्यांग ताओवादी से 3 अरब से ज्यादा की राशि प्राप्त की थी। आदित्य वर्मा, जल्दी मत करो, तुम अब और इंतजार क्यों नहीं करते? राघव शर्मा को अब भी लगता है कि आदित्य वर्मा थोड़ा अधीर है और बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। अंकल कपूर, यकीन मानिए, अभी सबसे अच्छा मौका है। अगर जमीन का ये टुकड़ा जल्द ही 1.2 बिलियन में बिक जाए तो कोई बात नहीं। मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और सीधे साइन कर दीजिए। आदित्य वर्मा ने आत्मविश्वास और विश्वास से भरी आवाज में सीधे कहा। हालांकि आदित्य वर्मा की बातें सुनकर राघव शर्मा फिर से चौंक गए। क्या 1.2 बिलियन वास्तव में कुछ भी नहीं है? कितना ऊंचा स्वर है। ये सच है कि नवजात बछड़ा बाघों से नहीं डरता। ओह ठीक है, चूंकि फैसला तुम्हें ही करना है तो बस दस्तखत कर दो। अगर 1 से 200 करोड़ भी है तो अंकल कपूर के पास अभी भी है। मैं बाद में दूसरी पार्टी से संपर्क करूंगा, राघव शर्मा ने आह भरते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। राघव शर्मा के फोन रखने के बाद किन परिवार के लोग आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। आप सचमुच बूढ़े हो गए हैं और आपको पहले और बाद की चीजों के बारे में सोचना होगा। जवान रहना बेहतर है। हालांकि आप थोड़े आवेगी हैं, लेकिन आपका साहस सराहनीय है। राघव शर्मा की राय में इस जमीन की संभावना अच्छी नहीं है। अगर उन्हें यह मिल भी गई तो शायद उन्हें नुकसान होगा। क्या हुआ? क्या आदित्य वर्मा सचमुच उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है? किनारे पर खड़े होकर ये रोंग ने पूछा। यही है ना, ये बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
मुझे लगता है कि हालांकि इस बच्चे के पास बहुत पैसा है, फिर भी वह बिना किसी काम के ज़मीन का ये टुकड़ा नहीं लेगा। मुझे डर है कि उसे कुछ पता है। लेकिन इस समय बगल में बैठे बुजुर्ग सोमनाथ कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें आदित्य वर्मा पर बहुत भरोसा था। आदित्य वर्मा एक किसान हैं। हो सकता है उन्होंने पहले से कुछ देखा हो या किसी चैनल से कोई अनजान जानकारी मिली हो। पिताजी, ये कैसे संभव है? राघव शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी करके गहरी आवाज में कहा, क्या नामुमकिन है? क्या तुम्हें पहले नहीं लगता था कि मैं लाइलाज हूँ? क्या इस बच्चे ने इसे ठीक नहीं किया? सोमनाथ कपूर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई अवाक था। जब राघव शर्मा ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी तो उसे और भी संदेह हुआ, लेकिन उसने जल्दी से हेंगताई के लोगों से फिर से संपर्क किया। कुछ समय बाद आदित्य वर्मा को राघव शर्मा का एक और फोन आया, जिसमें कहा गया कि दूसरे पक्ष ने आज रात समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा है। ये थोड़ा चिंताजनक था। आदित्य वर्मा को इसकी परवाह नहीं थी। जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। अगर रात का कोई समय होता तो कोई दुर्घटना हो सकती थी। आप जानते हैं, चूंकि व्यवस्था ने आदित्य वर्मा को यह जमीन लेकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए रात में आदित्य वर्मा एक होटल, वुसिलेक्सी होटल में गए। ये होटल दूसरे पक्ष द्वारा चुना गया था। सौभाग्यवश वुसिलेक्सी होटल भी रिहाव समूह के स्वामित्व में है तथा यह ओबरॉय होटल का सहयोगी होटल है। दरवाजे पर आदित्य वर्मा ने राघव शर्मा को देखा। अंकल कपूर, आदित्य वर्मा, तुम यहाँ हो, चलो अंदर चलें, दूसरी पार्टी पहले से ही इंतजार कर रही है। राघव शर्मा ने आदित्य वर्मा से सीधे कहा। हाँ, जल्द ही। दोनों एक निजी कमरे के बाहर आए। कोई व्यक्ति पहले ही निजी कमरे से बाहर आ चुका था। वहाँ 3 या 4 लोग थे और नेता एक ऐसा व्यक्ति था जो अपेक्षाकृत युवा लग रहा था, लगभग 28 या 29 वर्ष का। बॉस्किन, उस आदमी ने उन दोनों की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। हाँ, बॉस जू, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। राघव शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। फिर उन्होंने आदित्य वर्मा का परिचय कराया। बॉस जू जियान, हेंगताई समूह के सबसे बड़े बेटे और हेंगताई समूह के उपाध्यक्ष। हेंगताई समूह के सबसे बड़े बेटे, जू जियान, समूह के उपाध्यक्ष। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने खड़ा आदमी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। आदित्य वर्मा जानते थे कि हेंगताई ग्रुप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो रियल एस्टेट, वित्त, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल को एकीकृत करती है। ये पूरे दाहुआ देश के रियल एस्टेट उद्योग में अग्रणी कंपनियों में से एक थी। और यह आदमी असल में हेंगताई ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी पहचान कोई साधारण नहीं, बल्कि एक असली सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसी थी। आदित्य वर्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी मुंबई में जमीन के एक टुकड़े के हस्तांतरण के लिए कोई उपाध्यक्ष आगे आएगा। मिस्टर जू, आदित्य वर्मा ने विनम्रता से चिल्लाकर सिर हिलाया। श्रीकिन, ये है। जू जियान ने आदित्य वर्मा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। आदित्य वर्मा, मेरे एक मित्र हैं। वास्तव में इस जमीन का मुख्य स्वामित्व उन्हीं के पास है। बातचीत के बाद आदित्य वर्मा और जू जियान एक दूसरे को जानने लगे। उन्होंने व्हाट्सएप भी जोड़ा और फ़ोन नंबर भी छोड़ दिए। हालांकि जू जियान हेंगताई का बेटा है, वह इतनी कम उम्र में इस पद पर बैठने में सक्षम है। उसके पास कुछ वास्तविक कौशल हैं। उसका स्वभाव और बातचीत सभी बहुत उत्कृष्ट हैं। जल्द ही वे इस विषय में शामिल हो गए, इस भूमि के टुकड़े से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा आज दूसरे पक्ष ने वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक विभागों के प्रमुखों और यहाँ तक कि बैंक के प्रासंगिक कर्मियों को भी आमंत्रित किया। ये बहुत विचारपूर्ण था। जहाँ तक राघव शर्मा का सवाल है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक जानकारी और प्रक्रियाएं तैयार कीं। जल्द ही सभी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए गए। आदित्य वर्मा के खाते से सीधे 1 अरब रुपये ट्रांसफर किए गए। जमीन का ये टुकड़ा सचमुच आदित्य वर्मा के हाथ में आ गया। इस जमीन के टुकड़े को लेने के बाद आदित्य वर्मा ने अंततः अपना मन शांत कर लिया। बस इस जमीन के टुकड़े के बारे में खबर का इंतजार करें। आदित्य वर्मा, राघव शर्मा और अन्य लोगों ने भोजन करने के बाद वापस जाने की तैयारी की। आदित्य वर्मा, मेरे घर चलोगी? मैंने नेहा को पहले ही फोन कर दिया है, वो भी वहां जाएगी। राघव शर्मा ने मुस्कुराते हुए आदित्य वर्मा से कहा। राघव शर्मा तो आदित्य वर्मा को पहले से ही अपना दामाद मानता था।
ये लड़का उसकी बेटी के साथ एक ही कमरे में सोता था, इसलिए बचकर निकलना तो दूर की बात थी। खैर, इसे भूल जाओ, चलो इसे किसी और दिन करेंगे। आदित्य वर्मा दंग रह गए और उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उस दिन वह नेहा कपूर के साथ एक ही बिस्तर पर सोए थे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। आप उसे गले तो लगा सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते। ये बहुत असहज है। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। राघव शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे चले गए। इसके बाद आदित्य वर्मा भी गाड़ी लेकर चले गए। दूसरी ओर नेहा कपूर ने कंपनी से निकलने से पहले ही ओवरटाइम काम किया था और कंपनी के कुछ काम निपटाए थे। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। इन दिनों उसकी कंपनी में कुछ समस्याएं थीं। सबसे पहले कंपनी के कर्मियों के साथ समस्याएं थीं। सन वेन के इस्तीफे के कुछ ही दिन बाद आज ही उनकी कंपनी के कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। एक साथ इस्तीफा दो और जब वजह पूछी गई तो पता चला कि उन्हें पहले ही एक बेहतर जगह मिल चुकी थी। कहावत है, पानी नीचे की तरफ बहता है, लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। नेहा कपूर के पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं थी, और अगर होती भी तो वह उन्हें रोक नहीं पाती। ध्यान से पूछने पर नेहा कपूर को उस कंपनी का पता चला जिसने उनसे लोगों को छीना था, तो वह तुरंत थोड़ी नाराज हुई। जियोजो कंपनी, यह मुंबई में नेहा कपूर ग्रुप का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत और शक्तिशाली था। यह कोई साधारण विज्ञापन कंपनी नहीं थी, बल्कि कोलकाता के बिरला समूह द्वारा समर्थित एक बड़ी कंपनी थी। क्या दूसरा पक्ष भी अनैतिक नहीं है? क्या उन्होंने वास्तव में उससे सीधे लोगों को लूटा, न केवल अवैध शिकार किए गए लोग? और आज ऐसा हुआ, उनकी कंपनी का करोड़ों रुपए का कारोबार वास्तव में छीन लिया गया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नेहा कपूर बहुत गुस्से में थीं, लेकिन उन्हें कुछ संदेह भी था। यद्यपि वह और दूसरी पार्टी प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन वे अभी तक सीधे तौर पर व्यापार छीनने और लोगों को लुभाने के बिंदु तक नहीं पहुंचे थे, है ना? ये तो पहले से ही एक सीधा हमला था। संदेह होने पर नेहा कपूर ने एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जिसके साथ उनके अच्छे संबंध थे, और अंततः उन्हें सबसे बुनियादी कारण पता चला। यह एक व्यक्ति के कारण हुआ। सुन वेन, ये सही है, ये सन वेन ही थे जो मूल रूप से उनकी कंपनी के उपाध्यक्ष थे, और सन वेन ही थे जो उनके सामने अपनी गलती स्वीकार करने में असफल रहने के बाद कंपनी छोड़कर चले गए थे। वह पाखंडी आदमी, अप्रत्याशित रूप से, ये सन वेन वास्तव में जियोजो कंपनी में शामिल हो गया, और यहाँ तक कि जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष का पद भी प्राप्त कर लिया। यह अवश्य ही सन वेन का बदला है। नेहा कपूर परेशान होकर भौहें चढ़ा रही थीं। उन्होंने ओवरटाइम काम किया था, अभी तक कुछ खाया नहीं था, और थोड़ी भूखी भी थीं। अंधेरा हो चुका था और कंपनी के अन्य लोग बहुत पहले ही चले गए थे। नेहा कपूर बस वापस जाना चाहती थीं और आराम करना चाहती थीं। नेहा कपूर सीधे गाड़ी चलाने के लिए तैयार थीं। हालांकि जब नेहा कपूर कार के किनारे गईं और दरवाजा खोला, टकराना नेहा कपूर को केवल गर्दन में दर्द महसूस हुआ, और उसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। एक समय एक हट्टा कट्टा आदमी नेहा कपूर के पीछे आया, उसे उठाया और फिर बेहोश नेहा कपूर को कार में ठूंस दिया। फिर वह आदमी सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और रात में गाड़ी चलाकर चला गया। रघु ने नेहा कपूर को आसानी से बेहोश कर दिया। एक योद्धा होने के नाते उसने बल पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखा और नेहा कपूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा था, और दूसरा आदित्य वर्मा। पैसा कमाते समय उसने उस आदमी से सौदा किया जिसने उसके भाई को अपंग बना दिया था। फिर बहुत समय बीत गया। उत्तर पश्चिमी उपनगरों में एक परित्यक्त कारखाने में नेहा कपूर ने अपनी आंखें खोलीं। मुझे क्या हुआ? नेहा कपूर जब उठी तो उन्हें गर्दन में हल्का दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल नेहा कपूर ने आंखें चौड़ी कर लीं। आसपास की रोशनी थोड़ी मंद थी, लेकिन वह देख सकती थी कि यह एक जर्जर फैक्ट्री थी। नेहा कपूर अचानक चीख पड़ी और उसके दिल से एक भयानक विचार निकला। तब नेहा कपूर हिलना चाहती थीं, लेकिन ये देखकर हैरान रह गईं कि वह हिल नहीं पा रही हैं। वह एक कुर्सी पर बैठीं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसका अपहरण कर लिया गया था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? नेहा कपूर ने संघर्ष किया, लेकिन भाग नहीं पाईं। अपने सामने कई आकृतियां देखकर वह चौंक कर चीख पड़ीं। ये लोग उनकी विशिष्ट शक्ल तो नहीं देख सकते थे, लेकिन वे ये देख सकते थे कि वे सभी पुरुष थे। नेहा कपूर तुरंत घबरा गईं। डर,
घबराहट, लाचारी, तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। नेहा कपूर को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे हैं। नेहा कपूर सचमुच थोड़ी डरी हुई थी। अपहरण का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, एक धन प्राप्ति के लिए, दूसरा यौन संबंध के लिए, और उसके पास दोनों ही उद्देश्य होते हैं, लेकिन वह आशा करती है कि अपहरण का उद्देश्य पहला ही हो। चाहे कितना भी पैसा हो, सब ठीक है। आप नेहा कपूर हैं, है ना? इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति बोला और नेहा कपूर से पूछा। हाँ हाँ, मैं नेहा कपूर हूँ, मेरे पिता राघव शर्मा हैं। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं अपने पिता को फ़ोन करके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कह सकती हूँ, बशर्ते आप मुझे जाने दें। पैसा है, ये सबसे अच्छा है। नेहा कपूर की बातें सुनकर रघु अचानक मुस्कुराया और फिर नेहा कपूर से बोला, तुम्हारा मूल्य कितना है? 100 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। मैं तुरंत तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। नेहा कपूर ने तुरंत कहा कि उनके हिसाब से 100 मिलियन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। आम लोगों के लिए ये एक खगोलीय आंकड़ा है जिस तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि नेहा कपूर गलत थीं। हाँ, 10 करोड़। क्या आप भिखारियों को भगा रहे हैं? आप अपने आप को कम आंकते हैं। नहीं, आप मुझे नीची नज़र से देख रहे हैं। रघु ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि उनके लिए 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। उनकी हैसियत को देखते हुए ये तो उन्हें नीचा दिखाने जैसा है। उसके बगल में खड़े 5 लोग उसकी तरह जो परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं। सबसे खास बात यह है कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसके जैसे योद्धा हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष को एक साथ बुलाने से पहले एक बड़ा वादा भी किया। ये तो बस एक बहाना था, लेकिन उसके भाई ने कहा कि दूसरा पक्ष भी योद्धा है। अगर वह अकेले कार्रवाई करेगा तो शायद वह दूसरे पक्ष को हरा ना पाएगा। लेकिन अब 6 योद्धा हैं, भले ही वे सभी अर्जित हैं, फिर भी वे तब भी लड़ सकते हैं जब उनकी मुलाकात एक जन्मजात योद्धा से हो, और उनके हाथों में अभी भी यह महिला बंधक के रूप में है। वास्तव में अचूक होने के लिए भले ही प्रतिद्वंद्वी भी योद्धा हो, प्रतिद्वंद्वी के लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। 500 मिलियन। क्या 500 मिलियन ठीक है? नेहा कपूर ने जल्दी जल्दी पैसे जोड़े। अब बात पैसों की नहीं रही। जब तक दूसरा पक्ष उसे जाने दे सकता था, तब तक उसके पास कितना भी पैसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेहा कपूर की बातें सुनने के बाद रघु ने बोलने में देर नहीं की। उसके बगल में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने सीधे बात की। तुम कुतिया, 500 मिलियन डॉलर तुम्हारे दांतों के बीच फिट होने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। क्या तुम मौत की तलाश में हो? भाई फैंग, ये लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत के साथ सेक्स नहीं किया। पहले मुझे चखने क्यों नहीं देते? हाँ, दयांग सही कह रही है। ये औरत कितनी खूबसूरत है, कैसी आकृति और रूप रंग है, कितनी आकर्षक है। तुम पहले सबको आनंद लेने क्यों नहीं देते? इस समय कई अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। सच कहूं तो ये लोग भी नेहा कपूर को सामने देखकर दंग रह गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रघु इतनी खूबसूरत औरत को बांध लेगा। जब बांध ही लिया था तो खुशी न होना अफसोस की बात थी। इन लोगों की बातें सुनकर नेहा कपूर के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उनका पूरा दिल बैठ गया। चिंता मत करो, जब तुम उस आदमी से निपटने और पैसे पाने में मेरी मदद कर दोगे तो तुम जो चाहो कर सकते हो, रघु ने गहरी आवाज में कहा। रघु ने तुरंत नेहा कपूर की ओर फिर से देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, आपने भी सुना, मेरे जैसे भाइयों, हमारे मन में भी आपके बारे में कुछ विचार हैं। हालांकि अगर आप स्थिति को समझ सकें और हमें संतुष्ट करने लायक धनराशि जुटा सकें तो इस पर चर्चा करना असंभव नहीं है। मैं इस बारे में बात करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। 10 अरब, मुझे तो सिर्फ 10 अरब चाहिए। रघु की बातें सुनकर नेहा कपूर का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और बेहद बदसूरत हो गई। और सामने वाले ने अभी किसे मारने की बात कही थी। 10 अरब, इतना तो मेरे पिताजी के पास भी नहीं है। नेहा कपूर का दिल अचानक डूब गया। वह 10 अरब डॉलर खर्च करना चाहती थी, बशर्ते वह अपने पिता की कंपनी लगभग बेच ही न दे। आपके पिताजी के पास यह नहीं है, लेकिन आपके प्रेमी के पास है, रघु ने फिर ठंडे स्वर में कहा। दोस्त, नेहा कपूर थोड़ी उलझन में थी और फिर उनका दिल धड़कना बंद हो गया। क्या दूसरा पक्ष आदित्य वर्मा के बारे में बात कर रहा है?
आदित्य वर्मा से जुड़ने वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा, है ना? वह यहाओ ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। उसके पास तो 10 अरब भी नहीं है ना? रघु ने फिर तीखे स्वर में कहा। नेहा कपूर के चेहरे के भाव अचानक फिर बदल गए। जाहिर है वो आदित्य वर्मा की ही बात कर रही थीं। लगता था कि दूसरे पक्ष ने भी जांच पड़ताल कर ली है। मेरे सामने वाले आदमी ने बकवास नहीं की और सीधे कहा, आदित्य वर्मा को बुलाओ, उसे यह खाता दो और पैसे ट्रांसफर करने को कहो। फिर उसे अकेले यहाँ आने दो। रघु ने सीधे नेहा कपूर का फ़ोन ऑन किया, नेहा कपूर को दिया और सीधे पूछा, पासवर्ड क्या है? नेहा कपूर रघु को घूरती रही, कुछ कहना नहीं चाहती थी। मुझे मत बताओ। रघु का चेहरा अचानक काला पड़ गया और फिर देहात एक कर्कश आवाज सुनाई दी। रघु ने नेहा कपूर के चेहरे पर सीधा थप्पड़ मारा। नेहा कपूर चीख पड़ी और उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और सूज गया। दर्द, बहुत तेज दर्द है। नेहा कपूर को इतना पीटा गया कि उनकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन वे उनकी आंखों में ही सिमटे रहे और गिरे नहीं। नेहा कपूर के मुंह के कोनों से खून बह रहा था और उनके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे। एक धनी परिवार की युवती होने के नाते उसे कभी भी ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। लानत है, अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे व्यवहार करना है तो मैं भाइयों को तुरंत तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाने दूंगी। रघु ने फिर धमकी दी। 1,47,258। जब नेहा कपूर ने रघु की बातें सुनी तो वह सचमुच डर गईं और उन्होंने उसे पासवर्ड बता दिया। रघु ने नेहा कपूर का मोबाइल अनलॉक किया और ढूंढने लगा। वह नेहा कपूर के मोबाइल से आदित्य वर्मा को फ़ोन करने वाला था और उससे कहने वाला था कि वह आज्ञाकारी होकर पैसे ट्रांसफ़र करके उसके घर पहुंचा दे। दूसरी तरफ आदित्य वर्मा अभी अभी मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में लौटे थे। राघव शर्मा का फ़ोन फिर आया, जिससे आदित्य वर्मा थोड़ा असमंजस में पड़ गए। क्या होगा? आदित्य वर्मा ने सीधे फ़ोन का जवाब दिया। अरे अंकल कपूर, आदित्य वर्मा, नेहा तुम्हारे साथ है। क्या तुम मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड लौट आए हो? फ़ोन करते समय अपना फ़ोन बंद कर देना। राघव शर्मा की आवाज़ तुरंत आई। अभी अभी राघव शर्मा वापस गया था और उसने देखा कि नेहा कपूर अभी तक वापस नहीं आई थी। उसने लगातार कई कॉल किए थे और सभी ने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे। नहीं, राघव शर्मा की बातें सुनकर आदित्य वर्मा की भौहें थोड़ी झुक गईं और अचानक उनके दिल में एक बुरा एहसास आ गया। यह एक आंतरिक अनुभूति है। आदित्य वर्मा, जो पहले से ही एक भिक्षु हैं, उनके पास बहुत सटीक अंतर्ज्ञान है या एक प्रकार की अस्पष्ट धारणा है। अंकल कपूर, चिंता मत करो, नेहा के सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, मैं फ़ोन करके देखूंगा। आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद आदित्य वर्मा ने राघव शर्मा का फ़ोन काट दिया। एक और कॉल आया। इससे पता चला कि यह नेहा कपूर का फ़ोन नंबर था। नमस्ते, आदित्य वर्मा ने सीधे उठाया। अरे आदित्य वर्मा, है ना? हालांकि फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ थी। आदित्य वर्मा की आंखें अचानक भर आईं और इस क्षण उनका हृदय प्रसन्न हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, नेहा के साथ कुछ घटित हुआ, लेकिन आदित्य वर्मा अभी भी शांत थे। तुम कौन हो? नेहा कहाँ है? तुम क्या चाहती हो? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी महिला मेरे हाथों में है। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या आप 10 बिलियन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही खाता संख्या भेज दी है। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं आपको पता बता दूंगा, आप अकेले आइएगा। पुलिस को बुलाने के बारे में मत सोचिए, ये बेकार है और आप अपनी महिला को नहीं देख पाएंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से रघु ने फिर से तीखी आवाज़ में कहा। 10 अरब, कोई बात नहीं, मुझे ये पुष्टि करनी है कि नेहा सुरक्षित है या नहीं, आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा, लेकिन उसके दिल में गुस्से का एक ऐसा ज्वार उठा जो लगभग बेकाबू था। आदित्य वर्मा, उनकी बात मत सुनो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। फ़ोन पर से नेहा कपूर की आवाज़ आई। नेहा कपूर अब दूसरे पक्ष की मंशा समझ गई थी। उसे न सिर्फ पैसा चाहिए था बल्कि आदित्य वर्मा को नुकसान भी पहुंचाना था। देहात, नेहा कपूर की चीखें सुनाई दी और नेहा कपूर को फिर से थप्पड़ मारा गया। नेहा, क्या तुम मौत चाहती हो? अगर तुमने उसके शरीर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मरवा दूंगा। आदित्य वर्मा गुस्से में था और उसके दिल में और भी ज्यादा हत्या का इरादा था।
नेहा कपूर की चीखें सुनकर आदित्य वर्मा के दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई और उसके मन में हत्या का प्रबल इरादा फूट पड़ा। हाँ, तुम पागल लग रहे हो। चिंता मत करो, ये तो बस मुंह पर तमाचा है, तुम मरोगे नहीं। बस पैसे ट्रांसफर कर दो। रघु ने फिर तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे पास अभी 10 अरब नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 अरब है। मैं पहले उसे ट्रांसफर करूंगा, बाकी 9 अरब ट्रांसफर करने का इंतजार करो। मैं यहाँ नेहा परिवार से मिलने आया हूँ, चलो हम सब मिलकर उन्हें ट्रांसफर करते हैं। आदित्य वर्मा ने अचानक गहरी आवाज में कहा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके पास अभी 10 अरब भी नहीं है। अगर वो येहाओ ग्रुप में पैसा लगाना भी चाहें तो भी इसमें समय लगेगा। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो आदित्य वर्मा सब कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते। उन्हें नेहा कपूर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, अगर उसने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। रघु ने फिर कहा। जल्द ही आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए खाते में सीधे 1 अरब रुपये ट्रांसफर कर दिए। तभी आदित्य वर्मा ने पुनः फोन किया। ये तो पलट गया। नेहा कहाँ है? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। उत्तर पश्चिम शहर के उपनगरीय इलाके में 250 वर्ग मीटर की पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग। मैं फिर कहता हूँ तुम अकेले आओ, वरना तुम अपनी औरत को फिर कभी नहीं देख पाओगे। रघु ने सीधे आदित्य वर्मा को पता दिया और आदित्य वर्मा को याद दिलाया कि उनका मानना है कि जब तक आदित्य वर्मा बेवकूफ़ नहीं होगा वह पुलिस को नहीं बुलाएगा। यहाँ तक कि अगर वे पुलिस को बुला भी लें तो भी वे सभी योद्धा हैं और आसानी से बच निकल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अकेला आऊँगा, मैं पुलिस को कभी नहीं बुलाऊंगा, आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा। फोन रखते ही आदित्य वर्मा की आंखें ठंडक से भर गईं और दिल में एक जबरदस्त कातिल इरादा भर गया। साधना की शक्ति भी काबू में नहीं रही और फूट पड़ी, लेकिन आदित्य वर्मा ने फिर भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने राघव शर्मा को दोबारा फ़ोन किया। कपूर अंकल, नेहा मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में वापस आ गई है। उसके फ़ोन की बैटरी पहले ही ख़त्म हो गई थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सच में, इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे पुकारा जाए। इसकी माँ बहुत परेशान है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर राघव शर्मा को थोड़ी राहत महसूस हुई। राघव शर्मा फ़ोन पर ये रूम से बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे। आदित्य वर्मा ने फ़ोन करके बताया कि नेहा ठीक है और मुंबई नंबर 1 अस्पताल में वापस आ गई है। आदित्य वर्मा ने राघव शर्मा का फ़ोन काट दिया। इसके बाद आदित्य वर्मा ने ऑडी कार की चाबी ली और बिना रुके वहां से चले गए। समय बचाने के लिए आदित्य वर्मा ने सीधे नंबर 3 अधिकारी की कार चला दी। आदित्य वर्मा ने नंबर 3 एग्जीक्यूटिव कार चलाई और पूरी दूरी तक एक्सेलरेटर को नीचे तक दबाते हुए गाड़ी चलाई। हुश हुश हुश। चूंकि स्थिति अत्यंत गंभीर थी और उनके पास समय नहीं था, इसलिए आदित्य वर्मा ने सीधे नंबर 3 अधिकारी की कार की डबल फ्लैशर चालू कर दी और लाल या हरी बत्ती की परवाह किए बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गए। क्या तुम मौत की तलाश में हो? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो? मैं गया और लाल बत्ती पार कर गया। कितना बढ़िया। अरे, उस कार की लाइसेंस प्लेट तो देखो। दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी की नंबर 3 अधिकारी की कार। हे भगवान, क्या वह कोई विशेष मिशन कर रहा है? आदित्य वर्मा ने इस नंबर 3 अधिकारी की कार को मुंबई की सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाया, जिससे कुछ लोग हैरान भी हुए। उन्हें लगा कि ये साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी का कोई बड़ा बॉस है जो किसी मिशन पर निकला है। 30 मिनट से भी कम समय में आदित्य वर्मा शहर पार कर उत्तर पश्चिमी उपनगरों में पहुंच गए और फिर पुरानी फैक्ट्रियों वाले क्षेत्र में पहुंच गए। ये 250 साल पुरानी फैक्ट्री की इमारत है। कभी यह एक मशीनरी फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ खंडहर ही बचा है और यह वीरान है। यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे कार से बाहर निकले, फिर हल्के से छलांग लगाए, हवा में उठे और एक ऊंचे टावर पर खड़े हो गए। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए अपनी साधना शक्ति का फिर से इस्तेमाल शुरू कर दिया। आदित्य वर्मा की इंद्रियां कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर रही थीं। जल्द ही आदित्य वर्मा को इस क्षेत्र में स्थित एक जीर्ण शीर्ण फैक्ट्री में कई आकृतियां मिलीं। उनमें नेहा कपूर भी थीं, जिनसे आदित्य वर्मा परिचित थे। आदित्य वर्मा का चेहरा बेहद उदास था और उनके दिल में गुस्सा पहले से ही बढ़ रहा था और पूरी तरह से फटने वाला था। कारखाने में नेहा कपूर अभी भी कुर्सी से बंधी हुई थीं, हिल डुल नहीं पा रही थीं।
1-2 घंटे तक बंदी रहने के बाद नेहा कपूर के हाथ पैर सुन्न हो गए थे और जगह जगह कई निशान और खरोंचें भी पड़ गई थीं। भाई फैंग, ये बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या इसे आने में डर लग रहा है? अगर यह बच्चा आने की हिम्मत नहीं करता है तो बाकी पैसा पाना आसान नहीं होगा। इतनी खूबसूरत सुंदरता, ये वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाती है। भाई फैंग, मैं वास्तव में इसे अब और सहन नहीं कर सकता। अन्यथा मुझे पहले आराम करने दो, मैं जल्दी करूंगा। 5 मिनट पर्याप्त हैं। लियानगजी सही कह रहे हैं। क्यों न हम पहले बात करें? बाद में जब हम लड़ेंगे तो बात और भी जोरदार होगी। रघु के पास आकर वे आदमी फिर बोले। अब वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कुर्सी पर बैठी नेहा कपूर को देखा और उसके बदन को घूरते रहे, जिससे उनके अंदर वासना का भाव प्रकट हुआ। यहाँ इतनी सुंदर सुंदरी है कि उसे देखकर ही लार टपक रही है। कई लोगों की बातें सुनकर रघु का चेहरा फिर उदास हो गया। ये लोग उसके मातहत नहीं हैं, ये सब जो परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं। वह एक दूसरे को आदेश नहीं दे सकता और न ही उन पर रोक लगाने का कोई कारण है। इस समय कई लोग यही कह रहे हैं, यह महिला बहुत आकर्षक है। रघु ने फिर नेहा कपूर की तरफ देखा। सच कहूं तो वो भी आवेग में आ गया। बस जल्दी करो, अगर वो बच्चा बाद में आया तो सबको पूरी ताकत से हमला करना होगा। हम इसे जल्दी से हल कर देंगे। रघु ने बिना रुके सीधे कहा। हाँ, चिंता मत करो भाई फैंग, इससे कोई देरी नहीं होगी। मैं तेज हूँ। 5 मिनट, मुझे केवल 3 मिनट चाहिए। अरे, ये तो बहुत तेज है। क्या तुमने शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान अपनी किडनी खराब कर ली है? हाँ, इस समय रघु को छोड़कर बाकी 5 लोगों में से 4 नेहा कपूर की ओर बढ़े। इन लोगों की बातें सुनने के बाद और फिर इन लोगों को अपनी ओर आते देखकर कुर्सी से बंधी नेहा कपूर का चेहरा पीला पड़ गया और वह चीखने लगीं। आप क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं, नेहा कपूर घबरा गईं और भी ज्यादा डर गईं, बेहद हताश और बेहद भयभीत हो गईं। वह इतनी बदकिस्मत क्यों है? क्या आज यहाँ इन लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी? अगर ऐसा है तो उसके पास अब जीने लायक कोई चेहरा नहीं बचा है। निराशा, वास्तविक निराशा। इस क्षण भी नेहा कपूर के दिल में मौत का एहसास हो रहा था। ये देखकर कि ये लोग पहले ही नेहा कपूर के सामने आ चुके हैं, उन्होंने आगे बढ़कर नेहा कपूर को पकड़ना चाहा। लेकिन इस समय क्लिक करें। फैक्ट्री के दरवाजे से एक आवाज आई। ये कदमों की आवाज थी। इससे कई लोगों की गतिविधियां रुक गईं और वे सभी एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे और अचानक उन्हें रात में एक आकृति दिखाई दी। क्लिक क्लिक क्लिक। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। यह आदित्य वर्मा था। यह आवाज भी आदित्य वर्मा ने जानबूझकर निकाली थी। इस समय आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की शक्ल देखी। उसके चेहरे पर लालिमा और सूजन थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसका पूरा शरीर बंधा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। एक सुंदर देवी को ऐसा कष्ट सहना पड़ा। आदित्य वर्मा का हृदय क्रोध से भर गया। तुम, लानत है, तुम लोग, लानत है। आदित्य वर्मा की आवाज पूरी जर्जर फैक्ट्री की इमारत में गूंज उठी और रघु तथा अन्य लोगों के कानों तक भी पहुंची। यह आवाज अतुलनीय शीतलता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। इस समय वे लोग रुक गए और आश्चर्य से आदित्य वर्मा की ओर देखने लगे। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच आएगा। भाई फैंग, क्या यही वह आदमी है? तुम बहुत बहादुर हो, तुम सचमुच अकेले आए हो। कई लोगों के चेहरों पर उपहास का भाव था, लेकिन उन्होंने आदित्य वर्मा को बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं लिया। आदित्य वर्मा। नेहा कपूर ने भी आदित्य वर्मा की आवाज सुनी, सिर उठाकर आदित्य वर्मा की तरफ देखा। उसकी हताश आंखों में जैसे कुछ ऊर्जा लौट आई, मानो पहले से अंधेरे आसमान में अचानक धूप की एक किरण प्रकट हो गई हो, जिसने उसकी दुनिया को रोशन कर दिया हो। उत्साह की लहर उठी, लेकिन जल्द ही वह चिंता से भर गई। आदित्य वर्मा अकेले आए। दूसरी तरफ 6 लोग हैं। आदित्य वर्मा उन्हें कैसे हरा सकते हैं? और अभी अभी नेहा कपूर ने सुना कि दूसरे पक्ष ने आदित्य वर्मा को अकेले आने दिया क्योंकि वह आदित्य वर्मा को मारना चाहता था। आदित्य वर्मा, चलो, वे तुम्हें भगाना चाहते हैं। नेहा कपूर ने अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं की और आदित्य वर्मा पर जोर से चिल्लाईं। भागो, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें कैसे भागने दे सकता हूँ? और अगर तुम नहीं चाहते कि यह औरत मर जाए तो भाग जाओ। जब रघु ने नेहा कपूर की बातें सुनी तो उसने बिना ध्यान दिए आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा,
नेहा कपूर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल बैठ गया। नेहा कपूर ऐसी ही थी, फिर भी उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता थी। आदित्य वर्मा के मन में एक अपराध बोध भी हुआ। ये सब जितना ज्यादा होता गया, आदित्य वर्मा अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पाए। तुम लोग सचमुच मरने के लायक हो, आदित्य वर्मा ने फिर ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज जानलेवा इरादे से भरी थी। तुम ही हो जिसने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है ना? आज मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम बिना रहने की जगह के मरो। रघु ने फिर गहरी आवाज में कहा। हम तुम्हारा भाई? आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में थे। बेटे, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, राजू भाई मेरा छोटा भाई है। उसे अपाहिज तो तुम ही ने बनाया था ना? रघु ने सीधे कहा। रघु की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल फिर से बैठ गया। अच्छा ऐसा है, तो आप यहाँ मेरे लिए ही आए हैं? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। ठीक है, इस औरत को पकड़ने के बाद तुम यहाँ अकेले आओगे। बेटा, अब तुम मर सकते हो, रघु ने फिर तीखे स्वर में कहा। लेकिन आदित्य वर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया। अप्रत्याशित रूप से दूसरी पार्टी वास्तव में मेरे लिए आई, लेकिन नेहा कपूर को खुद के कारण कष्ट उठाना पड़ा। आग बबूला, सीधे शब्दों में कहें तो अक्षम्य। तो यह ऐसा ही है, मैं समझ गया। मुझे अभी सूचित करने के लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं और मर सकते हैं, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, फिर से सामने खड़े लोगों की ओर देखते हुए। उनकी आवाज भी अतुलनीय ठंडक से भरी थी। रघु और बाकियों ने जब आदित्य वर्मा की आवाज सुनी तो उनकी आंखों में भी हैरानी थी। क्या ये आदमी बेवकूफ है? इस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मैं जानता हूं कि तुम एक योद्धा हो, लेकिन हम 6 लोग भी योद्धा हैं। आज तुम बर्बाद हो, कार्रवाई करो, रघु ने फिर गहरी आवाज में कहा और फिर अपने आसपास खड़े लोगों को चिल्लाकर बुलाया। रघु के बोलते ही उसके आसपास के कई लोगों को भी भयंकर आभा का एहसास हुआ और वे शक्तिशाली सेना लेकर आदित्य वर्मा की ओर दौड़ पड़े। आदित्य वर्मा, भाग जाओ। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा वहीं खड़े रहे और नेहा कपूर चिंतित हो गईं। हालांकि इस समय नेहा कपूर ने फिर देखा कि आदित्य वर्मा सचमुच हंस रहे हैं। अगले ही पल आदित्य वर्मा की मुस्कान में एक शीतलता थी। योद्धा तो क्या? आदित्य वर्मा के मुंह से एक धीमी आवाज आई। इसके तुरंत बाद धमाका, आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आवेग फूट पड़ा। पलक झपकते ही रघु और अन्य लोगों को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई भयानक शक्ति उन पर उतर रही है। अगले ही पल बैंग 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 बैंग, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक तूफान तुरंत उत्पन्न हुआ। ये तूफान सीधे रघु और अन्य लोगों पर टूट पड़ा और एक धीमी ध्वनि के साथ फट गया। पफट, रघु और अन्य लोगों के शरीर तुरंत उड़ गए और खून की उल्टी की आवाज भी आई। टकराना, दूर से कई लोगों की आकृतियां जमीन पर गिर पड़ी थीं। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और वे बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अवर्णनीय भय भरा हुआ था। साधु, वह एक साधु है, ये कैसे संभव है? इस समय रघु और अन्य लोगों का हृदय धराशायी हो गया। उन्होंने सब कुछ गणना कर लिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि दूसरा पक्ष वास्तव में एक असली भिक्षु था। उन्होंने सोचा कि यदि वे एक साथ हमला करते हैं तो जनजात योद्धा भी बिना वापस लौटे बच निकलने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में एक भिक्षु था। एक क्षण में रघु और अन्य लोगों के दिल मानो बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। ठंडा, बेहद ठंडा। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जिसके साथ उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। कई लोगों को आसानी से घायल करने के बाद आदित्य वर्मा के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो पाया। आदित्य वर्मा की आंखें ठंडी थीं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। क्रमशः काका, यहाँ तक कि कदमों की आवाज भी आ रही थी, लेकिन आदित्य वर्मा का हर कदम उनके सीने पर दबाव की तरह था, जो बेहद निराशाजनक था। गलतफहमी, ये गलतफहमी है, हम गलत थे। रघु, तुम मरने के लायक हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। इस समय वे डर गए और आदित्य वर्मा से कहा। दरअसल उनके मन में रघु के लिए नाराजगी भी थी। रघु तो बस एक गड़बड़ है। आदित्य वर्मा ने उन लोगों की बातें नहीं सुनी, बल्कि सीधे नेहा कपूर की ओर देखा। नेहा कपूर भी इस पल ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। एक पल पहले वो बहुत घबरा रही थीं, लेकिन इस पल उनका दिल कांप रहा था। जी हाँ, आदित्य वर्मा एक किसान हैं। ओह, वह भूल गई कि वह डर रही थी। याद है जब हम पहले लाओजुन पर्वत पर थे,
नेहा कपूर के रूप को देखकर आदित्य वर्मा को अपराध बोध और परेशानी महसूस हुई। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने धीरे से अपनी ताकत लगाई और नेहा कपूर की रस्सी टूट गई। माफी चाहता हूँ, मुझे देरी हो गई। आदित्य वर्मा रुके, नेहा कपूर की ओर देखा और खुद को दोषी मानने से खुद को नहीं रोक सके। आदित्य वर्मा की बातें सुनने के बाद नेहा कपूर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। नेहा कपूर के चेहरे पर अनायास ही आंसू आ गए। चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह एक साधारण महिला ही थी। उसका शरीर सुन्न हो गया था और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ पड़े थे। अभी अभी तो दूसरे पक्ष ने उसे लगभग मार ही डाला था। तब नेहा कपूर ने खुद को आदित्य वर्मा की बाहों में फेंक दिया। आदित्य वर्मा, अब क्यों आए? वो, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तुम आखिरकार आ ही गए। वाह वाह। नेहा कपूर भावुक हो गईं और रोने लगीं। नेहा कपूर अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकीं और आदित्य वर्मा की बाहों में गिरकर रोने लगीं। आंसू बेतहाशा गिरने लगे। आखिरकार वह सिर्फ एक महिला है। मैं अभी बहुत निराश और असहाय था, लेकिन अंततः बारिश थम गई और आसमान साफ हो गया और मुझे अंततः सहारा मिल गया। आदित्य वर्मा सीधे तौर पर नेहा कपूर के आउटलेट बन गए। आदित्य वर्मा ने भी नेहा कपूर को कसकर गले लगा लिया और नेहा कपूर का शरीर लगातार हिलता हुआ महसूस कर सकते थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने धीरे धीरे अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया और आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण सीधे आदित्य वर्मा की हथेली के साथ नेहा कपूर के शरीर में प्रवेश कर गई। इस समय नेहा कपूर के शरीर पर चोट के निशान, चेहरे पर लालिमा और सूजन धीरे धीरे गायब हो रही थी। चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठीक है। नेहा, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से दृढ़ता से कहा। ये तब हुआ जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आदित्य वर्मा के पीछे एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आदित्य वर्मा की ओर आ रहा था। भाड़ में जाओ, वह रघु था। चुपके से हमला। रघु की राय में दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसे मार देगा, इसलिए अब उस पर गुप्त रूप से हमला करना बेहतर है, जो सबसे अच्छा अवसर है। ध्यान से नेहा कपूर ने यह दृश्य देखा और डरकर आदित्य वर्मा को आवाज लगाए। आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की हरकतों को महसूस किया। जब रघु ने अपनी तलवार से वार किया तो एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति आदित्य वर्मा के शरीर से होकर प्रवाहित हुई, जिसने आदित्य वर्मा के शरीर को लपेट लिया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण किया। मौन फिर एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे रघु की तलवार तांबे की दीवार से टकरा गई हो। क्लिक करें। रघु की तलवार टूट गई। अचानक एक और चीख सुनाई दी और रघु बुरी तरह हिल गया और दर्जनों फीट दूर उड़ गया। रघु की आंखें भय और अविश्वास से भर गईं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कैसी त्रासदी है। उसके बगल में खड़े लोग और भी अधिक भयभीत हो गए। क्या ये कोई साधु है? इसे चोट भी नहीं पहुंचाई जा सकती। कुचलना, ये ताकत के मामले में कुचलना है। अगले ही पल हालांकि आदित्य वर्मा की आंखों में एक और ठंडी धार चमक उठी और हत्या का इरादा फूट पड़ा। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा ने रघु को सीधे हवा में पकड़ लिया। अचानक हवा में से एक शक्तिशाली खिंचाव उत्पन्न हुआ और रघु का शरीर तुरंत ऊपर की ओर खिंच गया और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। टकराना रघु उस शक्ति से अलग होना चाहता था, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। तभी एक महाशक्ति ने उसे घुटनों के बल दबा दिया। आदित्य वर्मा ने रघु को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें बर्फ से भरी थीं। उसने चुपके से हमला करने की हिम्मत की। उसकी मौत ऐसे नहीं हुई। टकराना, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जो सीधे आदित्य वर्मा द्वारा नियंत्रित थी, रघु पर उतर आई। टकराना, एक और धीमी आवाज गूंजी। ये रघु के सिर के जमीन पर जोर से टकराने की आवाज थी। रघु का सिर फट गया था और खून बह रहा था और खून ने सीधे उसके पूरे चेहरे को लाल कर दिया था। रघु के मुंह से चीखें निकलती रहीं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं जो परिवार का सदस्य हूं और मैं जो परिवार के लिए काम करता हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो जो परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा, भले ही तुम एक भिक्षु हो। हालांकि रघु ने आदित्य वर्मा को गुस्से से देखा और जो परिवार को बताते हुए सख्ती से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह काफी मजबूत था, लेकिन वास्तव में वह जो परिवार को बैक स्टेज से बाहर ले जाने से बहुत डरता था। मैं मरना नहीं चाहता। हे। हालांकि रघु की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर से मंद मंद मुस्कुराए। मैंने जो परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। क्या मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता?
आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उनकी आवाज़ उदासीनता से भरी हुई थी। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना समाप्त किया, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर का सिर फिर से अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिससे नेहा कपूर की नज़रें अवरुद्ध हो गईं। टकराना। इसके तुरंत बाद किसी चीज़ के फटने की आवाज़ पूरी जर्जर फैक्ट्री की इमारत में गूंज उठी। जमीन पर रघु का सिर फिर जोर से जमीन पर जा लगा। मांस और खून धुंधला हो गया था, खून का एक गोला सा था और सिर के अंदर का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। रघु, मर जा। ये पहली बार है जब आदित्य वर्मा ने किसी की हत्या की है। यदि दूसरे लोग मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं भी दूसरों को अपमानित नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे अपमानित करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने वास्तव में उन लोगों को छुआ जिनकी वह परवाह करता था, जो अक्षम्य था। दोस्तों, यह आदित्य वर्मा का रिवर्स स्केल है। मृत। रघु मारा गया। मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। लानत है, तुम मरने के लायक हो, मुझे मत मारो। जब बचे हुए लोगों ने रघु को मारा हुआ देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे सभी आदित्य वर्मा से दया की भीख मांगने लगे। सचमुच, मैंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। हालांकि आदित्य वर्मा इन लोगों को जाने देने का कतई इरादा नहीं रखते। इन लोगों के हाथ खून के लिए ज़रूरी हैं और अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो इन्हें रखना मुसीबत बन जाएगा। लोगों को होने वाली हानि को समाप्त करने के लिए हत्या करें। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को गले लगा लिया। नेहा कपूर ने अपना सिर आदित्य वर्मा की छाती पर टिका दिया, लेकिन उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। ये छाती कितनी मजबूत, विश्वसनीय और सुरक्षित थी। नेहा कपूर को अपने आसपास की हर चीज़ की परवाह नहीं थी और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय वह थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी थकी हुई थी और सोना चाहती थी। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को गले लगाया और धीरे धीरे कई लोगों को पार करते हुए फैक्ट्री के दरवाजे की ओर चल पड़ा। तभी कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि वे अपनी जान बचाने जा रहे हैं। धमाका। तीखी आवाज़ों पर आसमान में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। आकाश से बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई और उसकी गर्जना कानों को बहरा कर देने वाली थी। धमाका। चीखत भी। बिजली की गड़गड़ाहट से एक आकृति प्रभावित हुई और वह बचे हुए 5 लोगों में से एक थी। वह आदमी पूरी तरह से जल चुका था, अब वह इंसान नहीं था और उसने चीख भी नहीं मारी। वह बिजली गिरने से मारा गया। बारबेक्यू की गंध बाकी 4 लोगों की नाक में थी, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं और वे बेहद हैरान थे। उनका एक साथी बिजली गिरने से मारा गया। ये गड़गड़ाहट कहाँ से आए? क्या ये फैक्ट्री में नहीं है? क्या वाकई बिजली गिरी है? नहीं। तभी उनकी आंखें पुनः भय से भर गईं और उन्होंने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा और उनके हृदय में एक भयानक विचार आया। दूसरा पक्ष एक किसान है, क्या ये स्वर्गीय गड़गड़ाहट हो सकती है? ये कैसे संभव है? इस समय सामने से आदित्य वर्मा की आवाज़ फिर आई। यदि आप बहुत अधिक बुरे काम करेंगे तो आप पर बिजली गिरेगी। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ गिरी, चटकना, अचानक फिर से बिजली गिरी। आह! इस बार चीख की आवाज़ आई। शेष आकृतियां सीधे चकनाचूर हो गईं और हरे धुएं के गुबार में बदल गईं। वे सचमुच टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदल गए थे। जमीन पर रघु की लाश सहित कोई लाश नहीं बची थी। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम बिजली से मारे गए थे, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। रघु और उसके लोग सचमुच वज्र से मारे गए और एक लावा भी नहीं बचा, वे पूरी तरह राख में बदल गए। हालांकि ये वज्रपात आदित्य वर्मा के कारण हुआ था। 9 स्वर्ग थंडर विधि। ये पुरस्कार आदित्य वर्मा को पहले भी मिल चुका था, लेकिन आदित्य वर्मा ने इसका कभी उपयोग नहीं किया था। 9 स्वर्ग वज्र विधि से 9 स्वर्ग वज्रों की शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे वज्र बड़ी शक्ति के साथ नीचे गिरते हैं। रघु और उसके आदमियों को आदित्य वर्मा के हाथों बिना किसी जवाबी हमले का मौका दिए मार दिया गया और आदित्य वर्मा को जरा भी दया नहीं आई। आदित्य वर्मा ने उस स्थान की ओर देखा जहां लोग राख में तब्दील हो गए थे। उनके चेहरे पर उदासीनता थी। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से फिर आवाज निकाली, क्योंकि आदित्य वर्मा ने देखा कि जहां पुरुषों के शरीर गायब हो गए थे, वहां पतली हवा से एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट हुआ और विस्मयादिबोधक चिन्ह पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी, लेकिन केवल आदित्य वर्मा ही इसे देख सकता था। संकेत देना, ये फिर से वैसा ही प्रकट हुआ। क्या आश्चर्य है! आदित्य वर्मा तुरंत रुके और प्रॉम्प्ट मैसेज की तरफ बढ़े। पास जाकर उन्होंने अचानक देखा कि जमीन पर एक छोटी सी जैड की बोतल पड़ी है।
यह जेड बोतल फार्मेसी में मिलने वाली छोटी फैंग्योजिंग बोतल के आकार की थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या है। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान के लिए कोड स्कैन कर दिया। 200 रुपये की कीमत अपरिवर्तित रही और यह सभी के लिए उचित था। आदित्य वर्मा ने 200 रुपये तुरंत चुका दिए। डिंग डोंग, यह एक विशेष तरल पदार्थ की बोतल है जो आम लोगों की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है। यदि आप अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो कृपया पर क्लिक करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट संदेश तुरंत आ गया। आदित्य वर्मा हैरान रह गए। क्या कोई विशेष तरल पदार्थ शारीरिक शक्ति बढ़ा सकता है? ये स्पष्ट रूप से शरीर को तरोताजा करने वाला स्पिरिट द्रव है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने पुनः तीर पर क्लिक किया और 400 रुपये का भुगतान कर दिया। ये शरीर को तरोताजा करने वाले स्पिरिट लिक्विड की एक बोतल है जो आम लोगों को योद्धा बना सकती है, और यह एक निश्चित संभावना के साथ अर्जित योद्धाओं को भी जन्मजात योद्धा बना सकती है। ये 5 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के सत्व से बना है। शरीर को तरोताजा करने वाले स्पिरिट लिक्विड का फॉर्मूला जानने के लिए पर क्लिक करें और आपको अतिरिक्त पुरस्कार भी मिल सकते हैं। सिस्टम फिर से संकेत देता है और यह वास्तव में शरीर को शांत करने वाला स्पिरिट तरल है। 5 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। कौन सी 5 प्रकार की? आदित्य वर्मा अपने दिल में उलझन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन फिर से उत्साहित हो गए। शरीर को तड़का लगाने वाले स्पिरिट लिक्विड का फॉर्मूला पाने के लिए क्लिक करें और क्या अतिरिक्त पुरस्कार भी हैं। हे भगवान, क्या इस बार व्यवस्था इतनी सीधी है? ये बहुत सीधा है। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी चीज को नहीं छोड़ सकते थे और उन्होंने तुरंत ही पुनः तीर पर क्लिक कर दिया। अचानक एक भुगतान QR कोड सामने आया। आदित्य वर्मा ने सीधे कोड को दोबारा स्कैन किया और 800 रुपये का भुगतान कर दिया। अचानक सिस्टम ने फिर से आवाज लगाई। शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले स्पिरिट लिक्विड का सूत्र प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सूत्र है किंगलिंग घास, लिंगियो फूल और बैंगनी सुनहरी बेल। बिरला समूह कोलकाता के 49% शेयर प्राप्त करने और बिरला समूह कोलकाता के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के लिए मेजबान को बधाई। शरीर को शांत करने वाले आध्यात्मिक द्रव्य का फॉर्मूला यहाँ है और 5 प्रकार की आध्यात्मिक औषधियाँ हैं जिनके बारे में आदित्य वर्मा ने कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा एक अतिरिक्त इनाम भी यहाँ है। जब आदित्य वर्मा को सिस्टम से इनाम की बात पता चली तो वह हैरान रह गए। इस आदित्य वर्मा की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें तेज हो गईं। यह इनाम बहुत ही जबरदस्त था। बिरला समूह कोलकाता के 49% शेयरधारक, सबसे बड़े शेयरधारक। ये तो वैसा ही है जैसे अकेले उनके पास बिरला ग्रुप कोलकाता के लगभग आधे शेयर हों तथा शेष 51% बिरला ग्रुप कोलकाता के अन्य शेयरधारकों का कुल योग हो। बिरला ग्रुप कोलकाता एक बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका विश्व भर में विभिन्न स्थानों पर निवेश है। यह एक विशालकाय संस्था है जो रियल एस्टेट, व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा देखभाल, ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी आदि के लगभग सभी पहलुओं को कवर करती है। परिसंपत्तियों का आकलन सैकड़ों अरब रुपये में किया गया है। मैं बिरला ग्रुप कोलकाता का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया हूँ। अगर ऐसा है तो मेरी संपत्ति आसमान छू रही है। ये कितनी बढ़ गई है? आदित्य वर्मा स्वयं भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। तभी आदित्य वर्मा ने पाया कि उनके सामने एक चांदी सफ़ेद कार्ड प्रकट हुआ और उस कार्ड में हीरे जड़े हुए थे। कार्ड पर आदित्य वर्मा का नाम, बिरला ग्रुप कोलकाता का विशेष लोगो और मानद चेयरमैन आदित्य वर्मा का पद लिखा है। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी है और यह फ़ोन नंबर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। क्या ये पहचान पत्र है? आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से सामने रखे कार्ड को देखा। कार्ड पर कुछ खास पैटर्न हैं जिनकी जालसाजी नहीं की जा सकती। पहचान और प्रमाणीकरण के खास तरीके हैं। ये बिरला ग्रुप कोलकाता के आदित्य वर्मा का ID कार्ड है और यह बिरला ग्रुप कोलकाता में आदित्य वर्मा की पहचान का प्रतीक भी है। आदित्य वर्मा ने लापरवाही से कार्ड को सीधे अपनी पतलून की जेब में ठूंस लिया और फिर जमीन पर पड़ी शरीर को ठंडा करने वाली स्पिरिट की बोतल उठा ली। भले ही ये थोड़ा है लेकिन उपयोगी भी है। अगर इसे बेचा जाए तो ये बहुत ज़्यादा दामों में भी बिक सकता है। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को गले लगाया और फिर बाहर चले गए। उसके पीछे वाली फैक्ट्री में जमीन पर थोड़ा खून पड़ा था लेकिन कोई और निशान नहीं था। आदित्य वर्मा वापस कार नंबर 3 में गए, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और नेहा कपूर को धीरे से उस पर बिठाया। नेहा कपूर को गहरी नींद आए और वह आराम महसूस कर रही थीं।
आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को सीधे पीछे ले लिया, लेकिन इस समय बहुत दूर चेगुओ में बिरला समूह का मुख्यालय कोलकाता। बिरला समूह कोलकाता के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक चौंकाने वाली खबर मिली। उनके समूह के मूल सबसे बड़े शेयरधारक ने समूह के सभी शेयर हस्तांतरित कर दिए। क्या वह बूढ़ा आदमी पागल है? उसने तो अपने सारे शेयर ही ट्रांसफर कर दिए। वह भारतीय है। वह भारतीय कौन है? उसने वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति को स्वेच्छा से अपने शेयर हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया। समूह के कई वरिष्ठ निदेशक इस समाचार से सचमुच स्तब्ध रह गए तथा उन्होंने अपने दिलों में तूफान के साथ आश्चर्य व्यक्त किया। वह 49% शेयरों के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है। ये कहा जा सकता है कि पूरा बिरला समूह कोलकाता बदल गया है। बिरला ग्रुप कोलकाता की 118 मंजिला इमारत के शीर्ष तल पर स्थित एक सम्मेलन कक्ष में ये बैठक हुई। वहां बहुत से लोग बैठे हैं। इस समय ऊपर एक सूट पहने व्यक्ति जो 50 या 60 वर्ष का प्रतीत होता है, नीचे सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहा है। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का है और उसका रूप और स्वभाव बेहद उत्कृष्ट है। इके, लगता है तुम्हें भारत जाना होगा। देखते हैं हमारा ये बड़ा शेयरधारक कौन है। मुझे लगता है जो व्यक्ति हमारी कंपनी के इतने शेयर ले सकता है वो जिंगहुआ के किसी बड़े घराने से तो नहीं है। अगर तुम अपने परिवार की पहचान बनाना चाहते हो तो ये भी तुम्हारे लिए मौका है। हाँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सही है कि वे बिरला समूह कोलकाता में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ पृष्ठभूमि का अनुभव होगा ताकि भविष्य में एक दिन उनमें अपनी पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। और अब बिरला समूह कोलकाता के प्रमुख शेयरधारक के साथ अच्छे संबंध बनाना उनके लिए बिरला समूह कोलकाता को वास्तव में अपने पीछे खड़ा करने का अवसर है। खंड 2 आदित्य वर्मा को यह पता नहीं था कि बिरला ग्रुप कोलकाता के 49% शेयरों के अधिग्रहण से उन्हें झटका लगा है। इसके अलावा पिछली बार की तरह जब उन्होंने यहाओ समूह के शेयर प्राप्त किए थे, इस बार भी बिरला समूह कोलकाता ने अपने प्रतिनिधि भेजे जो समूह के प्रमुख शेयरधारक आदित्य वर्मा से मिलना चाहते थे। अंतिम व्यक्ति जो आए वे यहाओ ग्रुप के राजीव कपूर थे, लेकिन इस बार यह कोलकाता के बिरला ग्रुप से इके थे, आइक ड्यूपॉन्ट। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में वापस पहुंचाया। यहां तक कि उन्होंने सो रही नेहा कपूर को भी उनके विला में भेज दिया। ठीक उसी समय जब आदित्य वर्मा नेहा कपूर को बिस्तर पर लिटाकर जाने की तैयारी करने वाले थे। आदित्य वर्मा को मत छोड़ो। अचानक सो रही नेहा कपूर को जैसे इसका एहसास हुआ, वो हड़बड़ाकर चीख पड़ी और फिर आदित्य वर्मा को कसकर गले लगा लिया। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आदित्य वर्मा बेबस थे। ये लड़की सचमुच बहुत डरी हुई लग रही थी। उसे गोद में लेकर ही वह सुरक्षित महसूस कर सकती थी। उन्होंने तुरंत नेहा कपूर को सहलाया और उसे दिलासा दिया। उनकी बाहों में गहरी नींद में सो रही नेहा कपूर को देखकर, उनका आकर्षक रूप देखकर लोगों को उन पर दया आने लगती है। लाल होंठ आपकी पहुंच में हैं। आदित्य वर्मा का दिल धड़क उठा। अगले ही पल आदित्य वर्मा झुके और नेहा कपूर के लाल होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शायद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हतप्रभ नेहा कपूर ने फिर भी अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जवाब देती रहीं। नेहा कपूर के सुंदर चेहरे पर लाली छा गई। ये दूसरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे को चूमा था। पिछली बार उस रात नदी के किनारे चुंबन हुआ था। कमरे में दोनों ने एक दूसरे को भावुकता से गले लगा लिया और बसंत की हवा चलने लगी। जुनून को जलाने का समय आ रहा है। आदित्य वर्मा ने भी अपनी आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। फलाबाद वे दोनों लगभग उसी बिंदु पर थे। अचानक ये है। आदित्य वर्मा ने लापरवाही से देखा और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। खून। आदित्य वर्मा के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे और फिर उन्होंने अपना मुंह हिलाना बंद कर दिया और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। खून क्यों है? क्या तुम घायल हो? आदित्य वर्मा ने तुरंत नेहा कपूर की तरफ देखा और गहरी आवाज में पूछा। ये खून निश्चित रूप से उसका नहीं हो सकता, ये नेहा कपूर का ही होगा। हालांकि नेहा कपूर के शरीर पर स्पष्ट रूप से कोई चोट नहीं थी, और अगर थी भी तो वह पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए थी यदि उन्होंने पहले उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की किरण का इंजेक्शन लगाया होता। आदित्य वर्मा उलझन में थे और उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए थे। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या उसे चोट लगी है? ऐसा नहीं लगता।
नेहा कपूर ने अपने शरीर की स्थिति को फिर से ध्यान से महसूस किया। अगले ही पल नेहा कपूर फिर से चीखी और उसे अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस हुआ। मेरी चाची यहाँ हैं। नेहा कपूर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह चौंक गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके रिश्तेदार इस समय आएंगे। क्या ये गलत समय नहीं था? उसे याद आया कि अभी उसे कई दिन और जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह डर गया था और समय से पहले ही आगे निकल गया? बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। नेहा कपूर ने जल्दी से रजाई खींचकर अपना शरीर ढकते हुए आदित्य वर्मा से फिर कहा, शर्म करो, सचमुच शर्म आ रही है, मुझे शर्म महसूस हो रही है। नेहा कपूर की बातें सुनकर और नेहा कपूर का रूप देखकर आदित्य वर्मा भी चौंक गए। यह क्या बदतमीजी है? आदित्य वर्मा गिर पड़े और लगभग रोते हुए चिल्लाए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। असहाय होकर आदित्य वर्मा फिर भी बाहर चले गए। चलो, मैं अब और नहीं खा सकता। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे अपने बगल वाले विला में चले गए। जब आदित्य वर्मा विला में आए तो ये शियुन सो गई थी। आदित्य वर्मा सोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे जाकर लाओजुन माउंटेन स्पिरिट टी बिग बेली बैग निकाला जो उन्होंने पहले बनाया था और फिर एक बर्तन बनाने के लिए पानी उबाला। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक चाय पिएं। इस आध्यात्मिक घास में कुछ आध्यात्मिक शक्ति है। मैंने पहले भी अपने शरीर की कुछ आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने के लिए 9 हेवंस थंडर विधि का प्रयोग किया था। मैंने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति नेहा कपूर के शरीर में भी इंजेक्ट की थी, जिससे एक और अंश ग्रहण हो गया। कुल मिलाकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है और अब इस आध्यात्मिक चाय को पीकर मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगा। जल्द ही आदित्य वर्मा ने दादू द्वारा बनाई गई चाय सीधे पी ली। अचानक आदित्य वर्मा को भावनात्मक रूप से महसूस हुआ कि उनके शरीर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा समा गई थी वह धीरे धीरे वापस आने लगी है। जैसे जैसे वह एक के बाद एक प्याले पीता गया, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भी प्रबल होती गई। खड़े हो जाओ, खेती बढ़ रही है, ताकत मजबूत हो रही है। आउच! लेकिन इस समय विला के कोने से रोने की आवाज आई। यह एक सफेद बिल्ली थी। लगता था ये लड़का कहीं भटक रहा था और अब वापस आ गया। जब उसने आदित्य वर्मा के हाथ में रजाई और कॉफी टेबल पर पक रही आध्यात्मिक चाय देखी तो सफेद बिल्ली की गोल आंखें चमक उठीं। वो सफेद बिल्ली सीधे आदित्य वर्मा के सामने आई, कॉफी टेबल पर बैठ गई और आदित्य वर्मा पर 2 बार भौंकी। तुम भी पीना चाहते हो? आदित्य वर्मा ने असमंजस से सफेद बिल्ली की ओर देखा और कहा। सफेद बिल्ली ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे पी लो। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। यह आदमी असल में लिंगचा का पानी पीना चाहता था। आदित्य वर्मा कंजूस नहीं थे और सीधे सहमत हो गए। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सफेद बिल्ली के चेहरे पर मानो इंसानी मुस्कान आ गई। वह इतना उत्साहित हुआ कि वहीं सीधा बैठ गया, अपने दोनों पंजों में केतली थाम ली और सीधे पानी पीने लगा। गुल्लू गुल्लू कुछ ही सांसों में सफेद बिल्ली ने डुडो लिंग चाय का विशाल बर्तन पी लिया। हे भगवान, मैंने तो अभी तक कुछ बूंद भी नहीं पिया है। आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। इस आदमी ने तो सीधे ही काम तमाम कर दिया। आओ! जब सफेद बिल्ली ने पानी पीना समाप्त कर लिया तो उसने आदित्य वर्मा को पुनः पुकारा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सफेद बिल्ली का क्या मतलब था। साफ था कि वो और चाहती थी। आओ आओ! सफेद बिल्ली बार बार पुकारती रही। ठीक है। असहाय होकर आदित्य वर्मा केवल कुछ और बड़ी बेली बैंड आध्यात्मिक चाय ले सकते थे और एक और बर्तन बना सकते थे। जब सफेद बिल्ली ने एक और बर्तन पी लिया तो उसने और पानी नहीं पिया। वह रेंग कर ऊपर आए और सो गई। लेकिन आदित्य वर्मा की आंखें फिर चौड़ी हो गईं। हे भगवान, क्या यह अभ्यास है? क्योंकि आदित्य वर्मा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सफेद बिल्ली के शरीर में कोई आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही है और सफेद बिल्ली की आभा और भी मजबूत हो गई। ये सफेद बिल्ली स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक घास में आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रही थी और अभ्यास करना शुरू कर दिया था। एक हिम तेंदुआ जो अभ्यास कर सकता है, ये तो आसमान के खिलाफ है। उसके सामने खड़ी सफेद बिल्ली सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर रही थी। हालांकि उससे निकलने वाली आभा किसी सच्चे साधक जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निश्चित रूप से दहलीज पर थी। कम से कम यह उन योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिनसे उसने पहले मुकाबला किया था। आदित्य वर्मा ने सफेद बिल्ली को परेशान नहीं किया। इस लड़के के लिए अच्छा होगा कि वह उसका अनुसरण करे और भी मजबूत बने।
हो सकता है भविष्य में वह किसी काम आ सके। कम से कम सड़क पर खोजबीन करने और लोगों को ढूंढने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हिम तेंदुए की नाक कुत्ते के समान होनी चाहिए। सफ़ेद बिल्ली को पता ही नहीं था कि आदित्य वर्मा क्या सोच रहा है। इस समय सफ़ेद बिल्ली का आभामंडल और भी गहरा होता जा रहा था। रात को आदित्य वर्मा पुनः रसोई में चला गया। जब मैं दोबारा बाहर आया तो मैंने पहले से ही एक बर्तन में चिकन सूप तैयार कर रखा था और एक कटोरा अंडा फ्राइड राइस भी तल रखा था। वह उसे सीधे बगल वाले विला में ले गया। ये आलू रोस्टेड चिकन का बचा हुआ आधा हिस्सा है। नेहा कपूर काम से बहुत देर से निकली और उनका अपहरण कर लिया गया। उन्होंने शायद अभी तक खाना नहीं खाया होगा। इसके अलावा नेहा कपूर के रिश्तेदार फिर से आए और उन्हें भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। उसकी ऊर्जा और रक्त को पुनः भरने के लिए बस एक बर्तन चिकन सूप। नेहा कपूर ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि आदित्य वर्मा स्टू पॉट लेकर खड़े हैं। आदित्य वर्मा, क्या हो तुम? नेहा कपूर कपड़े बदल चुकी थीं। जब उन्होंने आदित्य वर्मा को देखा, खासकर आदित्य वर्मा के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन और सुनहरे अंडे वाले फ्राइड राइस की प्लेट, तो उनकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। इसके अलावा अचानक से नेहा कपूर की नाक में खुशबू फैल गई, सुगंधित। गुल्लू नेहा कपूर खुद को रोक नहीं सकी और उन्होंने अपना लार निगल लिया और उनका मुंह लार से भर गया। तुमने अभी तक नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए एक कटोरी चावल और चिकन सूप बनाया है। चलो इसे चखते हैं। आदित्य वर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर भावुक हो गईं। आदित्य वर्मा ने वास्तव में उनके लिए चिकन सूप और फ्राइड राइस बनाया। जल्दी अंदर आओ, नेहा कपूर ने जल्दी से आदित्य वर्मा से कहा और उसके हाथ में अंडा फ्राइड राइस तोड़ दिया। जल्द ही वह विला में वापस आ गईं और नेहा कपूर ने सीधे खाना शुरू कर दिया। एक चम्मच अंडा फ्राइड राइस आपके मुंह में चला जाता है। नेहा कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं और एक अवर्णनीय स्वादिष्टता अचानक नेहा कपूर के दिल में भर गई। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। नेहा कपूर ने कभी इतना स्वादिष्ट अंडा फ्राइड राइस नहीं खाया। आदित्य वर्मा की पाककला भी बहुत अच्छी है। इसे प्यार करो, इसे प्यार करो। हालांकि नेहा कपूर को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि आदित्य वर्मा ने उस दिन अपने माता पिता के घर पर अपने खाना पकाने के कौशल का प्रदर्शन किया था। इस समय नेहा कपूर अभी भी आदित्य वर्मा द्वारा बनाए गए अंडे के फ्राइड राइस से हैरान थीं। और यह चिकन सूप बहुत सुगंधित है। चिकन सूप का एक घूंट लेने के बाद नेहा कपूर को लगा कि उनके पूरे शरीर को ताकत मिल गई है और यहाँ तक कि उनके पेट के निचले हिस्से में भी, जो अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था, आराम हो गया। आरामदायक। आदित्य वर्मा, धन्यवाद। नेहा कपूर का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें आदित्य वर्मा को देख रही थीं और वह धीरे से बोली, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की बातें सुनी तो वह फिर से हंस पड़े। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उन्होंने नेहा कपूर को घूरते हुए कहा, ये काम नहीं करता। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर फिर से चौंक गईं। उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया, यहाँ तक कि उनकी गर्दन भी थोड़ी लाल हो गई। उनका पूरा शरीर बेहद नाजुक और आकर्षक था और उन्होंने कमजोरी से कहा, क्या काम नहीं कर रहा है? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। आदित्य वर्मा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नेहा कपूर ने फिर से आदित्य वर्मा को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, इतनी शर्मिंदा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य वर्मा का सामना कैसे करें, लेकिन फिर भी उन्होंने वही कहा जो उन्होंने आदित्य वर्मा के पूछने पर कहा था। क्यों नहीं? आदित्य वर्मा ने तुरंत फिर पूछा। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, जिससे वह उदास लग रहा था। उसने आह भरते हुए दयनीय स्वर में कहा। आदित्य वर्मा को इस तरह देखकर नेहा कपूर खुद को थोड़ा असहनीय महसूस करने से नहीं रोक पाईं। वह निराश होगा, है ना? वह आदित्य वर्मा को निराश नहीं करना चाहती थी, कम से कम अभी नहीं। नेहा कपूर ने अचानक कुछ और कह दिया। अचानक आदित्य वर्मा की आंखों में फिर से तेज रोशनी आ गई और वह आश्चर्य से बोले, आपका मतलब है इसमें कितने दिन लगेंगे? नेहा कपूर ने फिर से अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर से अपना सिर हिला दिया। नहीं, कुछ दिनों में ये काम नहीं करेगा। ओह, संक्षेप में, ये काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने अभी तक पर्याप्त खाना नहीं खाया है। नेहा कपूर का खूबसूरत चेहरा जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य वर्मा से क्या कहे।
इसलिए उसने बस अपना सिर खाने में दबा लिया। हाँ, ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद ही ऐसा कहा। हम तुम्हें अनदेखा करते हैं। नेहा कपूर ने तुरंत आदित्य वर्मा को फिर से घूरा। उनके चेहरे पर शर्म और गुस्सा था। आदित्य वर्मा के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक चमकने लगी। उन्हें इस एहसास का भरपूर आनंद मिल रहा था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। डॉर्मेट्री में कुछ अच्छे भाइयों को छोड़कर असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे सामने वाली नेहा कपूर भी उनमें से एक है, और वो कोई साधारण दोस्त नहीं है। यह एक जोड़े की तरह लगता है, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। आदित्य वर्मा को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि नेहा कपूर उन्हें पसंद करती होंगी और उनके मन में नेहा कपूर के लिए एक खास फीलिंग भी थी। क्या आपको ये पसंद है? ऐसा ही लगता है। नेहा कपूर के साथ खाने पीने के बाद आदित्य वर्मा बगल वाले विला में वापस चले गए। आदित्य वर्मा सीधे बिस्तर पर चले गए और पालथी मारकर बैठ गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अत्यंत पतली और लगभग शून्य आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए आदित्य वर्मा का दिल फिर से हिल गया और उनके दिमाग में एक विचार आया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने कमरे में रखे एक लकड़ी के बक्से से कुछ ब्रेडलिंग चाय की थैलियां निकालीं। फिर आदित्य वर्मा ने सीधे उनके हाथों में कुछ ब्रेडलिंग चाय बेली बैंड पकड़ा दिए। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने सीधे साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया। उनकी हथेली पर एक आध्यात्मिक प्रकाश हुआ और बेलिंग टी के पेट में चाय की पत्तियों के बीच से कुछ आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे आदित्य वर्मा के शरीर में प्रवेश कर गई। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा के शरीर में साधना की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी प्रबल हो गई। बहुत कुछ, प्रत्यक्ष अवशोषण, चाय पीने से भी कम। आदित्य वर्मा की हथेली में 100 साल पुरानी चाय की पत्तियां राख में बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। आदित्य वर्मा बुदबुदाया और फिर रुक गया। आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी साधना अगले लोक से ज्यादा दूर नहीं है। शायद जब तक वे पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करके उसे भौतिक आध्यात्मिक शक्ति में परिशोधित कर लेते, तब तक वे अगले लोक को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए आदित्य वर्मा ने अभी यह प्रयास किया, आध्यात्मिक चाय बेली बैंड की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की इच्छा रखते हुए, और ये देखने की कोशिश की कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। मैं केवल अन्य तरीकों के बारे में ही सोच सकता हूँ। आदित्य वर्मा को उस कमरे में रखी चीज़ों की याद आई जब वह दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी के गैरिसन कमांडर राजवीर सिंह का इलाज कर रहे थे। न केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, बल्कि आध्यात्मिक पत्थर भी। ओह, मैंने गलती कर दी। अगर मुझे पहले पता होता तो 1-2 आध्यात्मिक पत्थर और मांग लेता तो बहुत अच्छा होता। इतनी बड़ी साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी के पास उन 2 आध्यात्मिक पत्थरों से ज्यादा तो होने ही चाहिए, है ना? अगर वाकई कुछ भी न हो तो भी उसे पाना मुमकिन होना चाहिए। ये सोचकर आदित्य वर्मा अपने मन में निर्णय लेने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी कुछ आत्मा पत्थर प्राप्त करने का रास्ता खोजना है। इसके अलावा इससे पहले उसे ईश्वर स्तर की कीमिया तकनीक और नींव निर्माण की गोली का सूत्र मिला था, और उसे सूत्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोजने का तरीका खोजना था। जब तक कि नींव बनाने वाली गोली परिष्कृत है, साथ ही शरीर को तरोताजा करने वाला आध्यात्मिक द्रव भी है जो मुझे पहले मिला था। हो सकता है मैं नेहा कपूर को भी किसान बना सकूं। सबसे बुरी स्थिति में यह अच्छा होगा कि श्री किम को एक साधक बनने दिया जाए, ताकि मेरी मदद करने के लिए एक और व्यक्ति हो। ये सोचते हुए आदित्य वर्मा को एक अन्य व्यक्ति का ख्याल आया, वह सोमनाथ। ओह, मैंने गलती कर दी। आदित्य वर्मा ने फिर दुखी होकर कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस सोमनाथ को जाने ही नहीं देता। उसे मेरे यहाँ काम करने देना बहुत अच्छा होता। कम से कम सोमनाथ तो कई सालों से खेती कर रहा है और उसे मुझसे ज्यादा जानकारी तो होगी ही, और कुछ जानकारी ढूंढने में भी सुविधा होगी।